गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जैसा कि सॉइल साइंस की बात है, हमने पहले लेक्चर में बात की मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है, इसके सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद में मैन्योर में आगे चलते हुए खादें कौन कौन सी है, उनको क्या अच्छे से बनाया जाता है, सब कुछ हुआ है। तो दूसरे लेक्चर में हमने बात की कल FYM या फार्म यार्ड कंपोस्ट के बारे में कि किस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से इसके कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से इसको बनाने के तरीके हैं। आज हम बात करेंगे FYM के बाद में दूसरी मुख्य कार्बनिक खाद या ऑर्गेनिक मैन्योर है, वो आती है कंपोस्ट। तो कंपोस्ट क्या होती है? कंपोस्ट होती क्या है? कंपोस्ट भी एक खाद है, FYM की तरह है, बिल्कुल ऑर्गेनिक मैन्योर। लेकिन FYM और कंपोस्ट में फ़र्क क्या है? इसके अंदर FYM के अंदर जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो गोबर होता है, पशुओं का गोबर। इसके अंदर मुख्य गोबर नहीं होता है, इसके अंदर जो फार्म का वेस्ट है, पशुओं का जो बचा हुआ चारा है, पशुओं का जो बिछावन है जिसको हम लीटर बोलते हैं, और जो कूड़ा करकट है शहर का, गंदी नालियों का, वो सारी की चीज़ें इसमें मुख्य कंपोनेंट होते हैं। इसमें भी गोबर का काम तो लिया जाता है, लेकिन वो मेन नहीं है, वो बिल्कुल कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में काम में लिया जाता है। तो कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट है बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रो अन्य सूक्ष्म जीव है, उनके द्वारा, बैक्टीरिया, फंजाई और अदर माइक्रो उनके द्वारा जो पशुओं का मलमूत्र है, पशुओं का मलमूत्र, खेत का कचरा, बिछाली या जिसको बिछावन भी कहते हैं, जो पशुओं के नीचे कचरा बिछाया जाता है। इसके अलावा पशुओं का बचा हुआ चारा, खरपतवार, जो खेत से उखाड़ते हैं खरपतवार के पौधे, जिनको हम इनके खाद बनाने के काम में ले सकते हैं। खरपतवार और शहर का कूड़ा करकट को अपघटित कर या अपघटित या डिकम्पोज करके जो जटिल मिश्रण बनता है, जटिल मिश्रण बनता है, वो कंपोस्ट कहलाती है। तो इसके अंदर गोबर मुख्य तत्व नहीं है, इसके अंदर जो मुख्य कंपोनेंट है वो खेत का कचरा हो गया, शहर का कूड़ा करकट हो गया, पशुओं का बचा हुआ चारा हो गया, खरपतवार हो गए। इन सभी को सूक्ष्म जीवों, बैक्टीरिया, फंजाई और अदर जो भी सूक्ष्म जीवों उनके द्वारा डिकम्पोज करवाया जाता है, अपघटित करवाया जाता है, और जो लास्ट में एक जटिल मिश्रण बनता है जो मिक्स होके, उसको हम कंपोस्ट कॉमनली नाम दे सकते हैं, जिसको हम कंपोस्ट खाद कहते हैं। अब कंपोस्ट कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ कंपोस्ट। जैसे हम भारत की बात करें तो यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की कंपोस्ट या विभाजित किया है, बांटा जाता है। तो सबसे पहले है फार्म
फार्म कंपोस्ट या खेत की कंपोस्ट। इसके अंदर मुख्य अवयव कौन कौन से होंगे? जैसे खेत का चारा हो गया, खरपतवार के जो कचरा है वो हो गया, खेत में जो पशु है उनका मलमूत्र भी है वो इनमें काम में ले लेते हैं, ये इसके मुख्य घटक होते हैं। और इसके अंदर न्यूट्रिएंट में क्या पाए जाते हैं, कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं? तो मुख्य पोषक तत्वों की हम बात करें तो सबसे पहले नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है 0.5%। P2O5 या फास्फोरस की हम बात करें तो पाया जाता है 0.15%। और उसके बाद हम बात करें पोटाश की या K2O की तो पाया जाता है 0.5%। ये मुख्य जो न्यूट्रिएंट है पोषक तत्व है जो फार्म कंपोस्ट में पाए जाते हैं। फार्म कंपोस्ट मुख्यतः जो फार्म के अवशेष हैं, जो वेस्ट मटेरियल है उनसे तैयार किया जाता है। दूसरे प्रकार जो कंपोस्ट है वो है टाउन कंपोस्ट। टाउन कंपोस्ट या शहर की कंपोस्ट। इसके अंदर जो मुख्य काम में लिया जाता है बनाने के लिए वो होता है सीवेज और सड़क। जो शहर का कूड़ा करकट है, शहर की गंदी नालियों का जो वेस्टेज है वो इसके मुख्य तत्व होते हैं। इसके अंदर जो फार्म के वेस्ट है वो टाउन में उपलब्ध नहीं हो पाते, तो जो टाउन के जो शेष पदार्थ हैं, जो भी गलियों का कूड़ा कचरा है, नालियों का जो भी है, इन सभी को मिला के और जो कंपोस्ट तैयार की जाती है उसको हम टाउन कंपोस्ट या शहरी कंपोस्ट बोल सकते हैं। तो इसके अंदर हम न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है 1.4%, फास्फोरस पाया जाता है 1%, 1.0%, और K2O पाया जाता है 1.2%। ये मुख्य पोषक तत्व है जो टाउन कंपोस्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो भी ऑर्गेनिक या कार्बनिक खाद्य होते हैं उनके अंदर। तो जो ये मुख्य पोषक तत्व है जिनकी हम यहाँ पे बात करते हैं, बाकी सारे पोषक तत्व थोड़ी न थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मात्रा में सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो दो प्रकार के हो गए, फार्म कंपोस्ट एंड टाउन कंपोस्ट। अब हम बात करेंगे हमें क्या किन चीज़ों की आवश्यकताएं होती है कंपोस्ट बनाने के लिए, कौन कौन सी इसके मुख्य कंपोनेंट मान सकते हैं, या कंपोनेंट ऑफ कंपोस्ट की बात कर लो, कंपोनेंट ऑफ कंपोस्ट जो इसके मुख्य घटक है या किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले कंपोनेंट में बात करें तो सबसे पहले कंपोस्ट क्या है? ऑर्गेनिक मैन्योर है, कार्बनिक खाद है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर चाहिएगा। ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आएगा? कूड़ा करकट है, खेत का वेस्ट है, जो भी है वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स होते हैं। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट है जो आवश्यकता है वो है ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आएंगे? कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ है जो इनकी हमें आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले खेत के अवशिष्ट पदार्थ या फसलों के फसल अवशेष बोल सकते हैं, फसल अवशेष, और कूड़ा करकट से आएगा पशुओं का मलमूत्र, खरपतवार, और जैसे हम किसी
जैसे चल के दाने को या ग्रेन को अलग कर लेते हैं, तो पीछे जो उसका फसलों का जो भूसा बचता है उसको हम काम में ले सकते हैं, फसलों का भूसा। इसके अलावा पशुओं का जो बचा हुआ चारा है, पशुओं को चारा दाना डालने के बाद में जो कि पीछे बच जाता है वो, तो पशुओं का बचा हुआ चारा। इसके अलावा जो पशुओं के नीचे हम बिछौन बिछाते हैं, बिछालिया जिसको हम लिटर बोलते हैं, वो बिछावन आदि। तो ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ इनके सोर्स क्या क्या हो सकते हैं? मुख्य रूप से ये हो सकते हैं जो कंपोनेंट है कंपोस्ट के। जैसे सबसे पहला कंपोनेंट है ऑर्गेनिक खाद है, तो ऑर्गेनिक मैटर के सोर्स कौन कौन से होंगे? तो ये हो गए पहला ऑर्गेनिक मैटर। दूसरा इसके लिए क्या आवश्यकता है वो है मॉइस्चर या नमी। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो भी सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई है या अदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनको प्रॉपर रूप से सक्रिय रहने के लिए और अपना काम करने के लिए नमी की बहुत आवश्यकता होती है। उनके लिए मुख्य, अगर शुष्क पदार्थ है, जहाँ नमी नहीं है, वो काम भी नहीं कर सकते, सक्रिय नहीं रह सकते, मर सकते हैं। तो नमी के लिए पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर है इसको परमानेंट नम्र रखेंगे। नम्र किससे रखेंगे? पानी से। तो जो भी खाद है तो नमी की मात्रा 5% से कम नमी होनी चाहिए। खाद कंपोस्ट बना रहे हैं तो नमी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पहला हो गया ऑर्गेनिक मैटर, दूसरा हो गया नमी। तीसरी जो हमारी दूसरी नीड है वो है एरेशन। एरेशन या वातावरण। कंपोस्ट बनाने के लिए जगह या स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वायु संचार बिल्कुल होता रहे। अगर वायु संचार नहीं होगा तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको जो रेस्पिरेशन है वो नहीं हो पाएगा, तो एक्टिविटी सारी खत्म होगी। तो वायु संचार भी या एरेशन जरूरी है। वायु संचार मुख्य रूप से इसके लिए जरूरी है। चौथी इसके अपने आवश्यकता की बात करें कंपोस्ट बनाने के लिए तो वो है स्टार्टर। स्टार्टर का जैसे नाम से पता चलता है, स्टार्ट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, या फर्मेंटेशन है या उसका जो डिकम्पोजिशन है फार्म का, वो स्टार्ट करना। सबसे पहले वो स्टार्ट कैसे होगा? तो स्टार्टर के लिए बहुत से कंपनियों द्वारा भी निर्मित पाउडर वगैरह आते हैं जिनको हम खाद बनाने के लिए उसके ऊपर डाल देते हैं, तो उसके बाद में डिकम्पोजिशन चालू हो जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए एडको पाउडर है वो भी डाल दिया जाता है। इसके अलावा यूरिया, अमोनियम सल्फेट, और कभी कभी कैल्शियम सल्फेट या चूना, इन सभी को भी हम काम में लेते हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, इनसे डालने से पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है और साथ में जो डिकम्पोजिशन है वो भी जल्दी होता है। और पांचवा जो मुझे आवश्यकता है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और चूना, ये भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर डालने से CN रेशो बैलेंस रहता है। CN रेशो बैलेंस रहेगा तो उसका डिकम्पोजिशन सही होगा, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सही ढंग से काम कर पाएंगे। और जहाँ भी खाद की अम्लीय होने का डर रहता है, भी खाद है उसकी मात्रा जो अम्लीय ना हो जाए, तो वहाँ पे उसको
मूल्य को उदासीन वापस करने के लिए कभी कभी चूना भी मिला दिया जाता है। इनको मिलाने से जैसे कि आप जानते हो चूने के अंदर कैल्शियम मुख्य रूप से पाया जाता है, तो नाइट्रोजन उर्वरक है वो भी डालेंगे तो खाद के अंदर जो पोषक तत्वों की मात्रा है वो उचित रूप से बनी रहती है। इसके बारे में बात करते हैं कंपोस्ट बनाने की विधियाँ। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट खाद बनाने की विधियाँ। कई विधियाँ प्रचलित है जिनका हम डिस्कस करें। तो सबसे पहले एडीसीओ मेथड या एडको मेथड। यहाँ एडको नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कंपनी इंग्लैंड की है, जो कि क्या है खाद कंपोस्ट बनाने के लिए स्टार्टर तैयार करती है, जिसका संकल्प किसी को पता नहीं है, वो खुद अपनी पैकिंग देती है, स्टार्टर के रूप में काम में लिया जाता है। तो पाउडर को मुख्य रूप से काम में लिया जाता है। इस मेथड का नाम भी एडको के नाम पे रख दिया गया है। तो यह जो मेथड है 1921 में इंग्लैंड के अंदर दो साइंटिस्ट थे, हचिंसन एंड रिचर्ड। इन दोनों ने 1921 के अंदर इंग्लैंड के अंदर इसको डेवलप किया था। इसमें मुख्य बात यह है कि इस खाद को बनाने के लिए, कंपोस्ट खाद को बनाने के लिए इसमें स्टार्टर के रूप में मुख्यतः एडको पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस खाद को मेथड क्या है, तो लगभग 10 मीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले 30 सेंटीमीटर की एक परत बनाते हैं, 30 सेंटीमीटर की एक परत बनाते हैं, जिसकी हरम अवशेष या जो भी कचरा है, कार्बनिक पदार्थ प्रकार जो भी उपलब्ध है उसके हम एक परत बनाते हैं। उसके बाद में 7% एडको पाउडर का सोल्यूशन बना के और इसके ऊपर छिड़का जाता है एडको, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर 30 सेंटीमीटर की हम ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ की जो लेयर बनाते हैं, फिर वही एडको पाउडर इसके अंदर छिड़का जाता है। इसी प्रकार से हम करते करते 1 टन वजन का लगभग 10 स्क्वायर मीटर एरिया में हम तैयार कर लेते हैं। बाद में इसको अच्छी तरह से मिट्टी से ढक के और छोड़ दिया जाता है, और 60 से 70 दिन में जो एडको कंपोस्ट है या कंपोस्ट है वो अपनी तैयार हो जाती है। दूसरे मेथड की बात करें तो वह इंडोर मेथड। इंडोर मेथड ये प्लांट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट, प्लांट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट PII, प्लांट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंदौर, वहाँ से इसको इस मेथड को डेवलप किया गया, जिसके कारण इसका नाम है वो इंदौर मेथड पड़ा। तो इंदौर मेथड में जो आवश्यकताएं हैं वो तो अपनी सेम ही रहेगी। कार्बनिक पदार्थ है, मॉइस्चर के लिए हमें पानी भी चाहिए, जो पशुओं के बिछावन है वो भी चाहिए, थोड़ा बहुत स्टार्टर के रूप में काम करें, पशुओं को थोड़ा मल मूत्र भी चाहिए। तो मुख्य बातें जो ध्यान रखने वाली है वो है कि इसमें गड्ढे का आकार, गड्ढे का आकार जैसे तो जो भी किसान अपनी आवश्यकता अनुसार या जो भी उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से क्या कर सकता है, लेकिन मुख्यतः
एक या वो 0.75 मीटर करते हैं ये फीट। इस साइज का जो है गड्ढा या सॉरी नहीं मीटर मीटर ठीक है। इस साइज के जो है गड्ढे हैं वो पैरेलल रूप से तैयार किए जाते हैं। बीच में स्पेस रखा जाता है जिसके अंदर हम जो मॉइस्चर का ये साधन है वाटर टैंक या जिसको बोल सकते हैं वो रखा जाता है। और इसके अंदर प्रोसेस के अंदर वही है, पहले ऑर्गेनिक मटेरियल जो कार्बनिक पदार्थ है उसमें बर्फ बिछाएंगे, फिर उसको नमी देंगे, वाटर अप्लाई कर देंगे, फिर बच्चों का मलमूत्र है वो बिछा दिया, बिछावन बिछा दी, फिर पानी से इसको नम कर दिया, फिर हमने जो फार्मासिस्ट है इनको अप्लाई करते जाएंगे। ऐसे करते करते हम जमीन से लगभग 2 फीट इसको ऊपर लेके आ जाएंगे और बाद में इसको ऊपर से लेप करके छोड़ देंगे। तो लगभग 60 से 70 दिन में वो 60 से 70 डेज में ये जो अपनी खाद है वो बन के तैयार हो जाती है। लेकिन ये मेथड जो इंदौर प्लांट इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंदौर से डेवलप किया गया, तो इस मेथड को नाम इंदौर मेथड रख दिया गया। नेक्स्ट मेथड की हम बात करें वो है बेंगलोर मेथड। तो ये जहाँ से डेवलप हुआ वहीं से आधार पर इसका नाम रखा गया। ये कहाँ से हुआ? भारतीय विज्ञान संस्थान, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के एक साइंटिस्ट थे C.N. आचार्य, जिन्होंने इस मेथड को डेवलप किया। सारे मेथड लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं, मामूली डिफरेंस रहता है। तो इसके अंदर जो अब जैसे ऑर्गेनिक मेथड उसकी 30 सेंटीमीटर की परत बिछा दी, उसके बाद में इसके अंदर जो शहर का गंदे नाले का वेस्ट होता है जिसको हम नाइट सोइल बोलते हैं, नाइट सोइल, इसको मुख्य घटक के रूप में काम में लिया जाता है। तो 30 सेंटीमीटर के बाद में जो 7-8 सेंटीमीटर की है वो नाइट सोइल की परत लगा देते हैं। उसके बाद में फिर 30 सेंटीमीटर जो फार्मासिस्ट या कूड़ा करकट है जिसकी परत लगाते रहते हैं और हमेशा नम करते रहते हैं और लास्ट में इसको ढक के छोड़ दिया जाता है। और 60-70 दिन बाद में भी ये तैयार खाद जो है वो तैयार हो जाती है 60 से 70 दिन बाद। और सबसे मुख्य बात है जो इस मेथड के अंदर CN रेशियो और आर्द्रता इसका ख्याल रखा जाता है। और इस विधि के अंदर खाद को बार बार पलटा नहीं जाता है। एक बार जैसे मेथड में जो दबा के छोड़ दिया लगभग 3-4 या 60 से 70 दिन के बाद में जो है वो खाद तैयार हो जाती है, पूर्णतः डिकम्पोज हो जाती है, विकसित हो जाती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले कंपोस्ट होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या आवश्यकताएं होती है, कौन कितने मेथड होते हैं, किन तरीकों से बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट और बेनिफिट या इसके लाभ क्या क्या है। तो कंपोस्ट को खेत में अपने अप्लाई करते हैं तो तीनों ही प्रकार के लाभ होते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल, तीनों ही प्रकार की अपना इफेक्ट डालती है। तो हम एक एक करके सभी की बात करेंगे। तो सबसे पहले करते हैं फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट या भौतिक प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं सोइल के अंदर। तो फिजिकल इफेक्ट में बात करें तो सबसे पहले जो सोइल है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो
बढ़ती है, मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है। तो इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, कंपोस्ट को अप्लाई करने से जो मृदा है, मृदा के अंदर वायु संचार है वो अच्छा बना रहता है, तो उसको बढ़ाता है। तो इंक्रीज एरेशन इन द सोइल। मृदा संचार है, वायु संचार है, मृदा में वायु की मात्रा उस चीज को बढ़ाता है। तीसरा जो फिजिकल इफेक्ट है वह डिक्रीज या मतलब कम करता है किस चीज को, सोइल इरोजन को। जो भूमि का कटाव है, मृदा का क्षरण है वो होता है, उसको कम करता है। एक भौतिक प्रभाव ये भी है। इसके अलावा भूमि की अम्लीयता को या एसिडिक होती है उसको सुधारता है, एसिडिक सोइल को इम्प्रूव करता है, या उसकी जो मृदा की जो अम्लीयता है उसको खत्म करता है। और नेक्स्ट बात करें तो ये जो मृदा की परमिएबिलिटी या पारगम्यता है उसको बढ़ाता है। परमिएबिलिटी, जो सोइल की परमिएबिलिटी या पारगम्यता है उसको बढ़ाता है। अगर परमिएबिलिटी अच्छी रहेगी तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो एक्सपीरियर रहेगी, उनकी इंक्रीज होती है। ये तो हो गए फिजिकल इफेक्ट। सबसे पहला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मृदा में एरेशन बढ़ता है, वायु संचार अच्छा होता है, जो मृदा क्षरण है या सोइल इरोजन है वो कम होता है, जो अम्लीय मृदा है उनमें सुधार होता है, और मृदा में जो सोइल है उसकी परमिएबिलिटी या पारगम्यता बढ़ती है। ये तो हो गए फिजिकल इफेक्ट। नेक्स्ट बात केमिकल इफेक्ट। केमिकल इफेक्ट या रासायनिक प्रभाव। कंपोस्ट के खेत में रासायनिक प्रभाव क्या है, जिस खेत में या मिट्टी में हमने अप्लाई किया है। तो सबसे पहले तो यही है, हमारा मुख्य उद्देश्य है जो पौधों को न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाना। तो सबसे पहले तो क्या है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जो पोषक तत्व है, पौधों पोषक तत्व उनकी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता को बढ़ाता है। दूसरा, कंपोस्ट को अप्लाई करते हैं जो सोइल के अंदर जाकर डिकम्पोज होती है तो CO2 का निर्माण होता है। CO2 है जो बाद में पानी के साथ में मिलके क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, कार्बोनिक एसिड या H2CO3। जो CO2 है वो पानी के साथ में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3 बनाती है। और जो ये एसिड होता है ये कुछ जो फास्फोरस है, अनअवेलेबल रूप में बड़े और भी पोषक तत्व है जो कि सोइल के अंदर है लेकिन पौधों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो एसिड है वो उसको घोल के पौधों के लिए उपलब्ध करवाने का काम करता है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है, सोइल का पीएच है उसको उदासीन या न्यूट्रल रखने के अंदर ये हेल्प करता है। तो 3 प्रभाव हो गए केमिकल में लेके। तो सबसे पहले तो प्लांट न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, बाद में डिकम्पोज होगी, खाद डिकम्पोज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में पानी मिलेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट है जो अनअवेलेबल फॉर्म में उनको अवेलेबल फॉर्म में लेके आता है। और तीसरा है जो सोइल का जो पीएच है उसको मेंटेन करने के में भी हेल्प करती है। तो ये हो गए इसके केमिकल या रासायनिक प्रभाव। अब लास्ट एंड फाइनल वैसे बायोलॉजिकल प्रभाव, बायोलॉजिकल इफेक्ट या कंपोस्ट में अप्लाई करने से जो जैविक प्रभाव होते हैं वो क्या पड़ते हैं। तो जैविक होंगे मुख्य रूप से पहले आते हैं जीवन होंगे, जीव कौन से होंगे, सोइल के अंदर जो सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मृदा सूक्ष्म जीव है, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो बायोलॉजिकल इफेक्ट है।
तो उनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। इंक्रीज एक्टिविटी ड्यू सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म। मृदा सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है उसको बढ़ती है। इसके अलावा पौधों को पोषक तत्वों के अलावा बहुत सारे हार्मोन, विटामिन जो भी खाद के अंदर उपलब्ध होते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, तो वो सारे भी अवेलेबल होते हैं। हार्मोन, विटामिन, इन सभी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। पौधों के लिए ग्रोथ के लिए हार्मोन जैसे होते हैं, साइटोकाइनिन हो गया, गिबरेलिन हो गया, वो सभी हार्मोन्स की जो पूर्ति है वो भी और ऑर्गेनिक कंपोस्ट या मैन्योर को खेत में अप्लाई करने से बढ़ जाती है। तो ये हो गए मुख्य रूप से जो 3 इफेक्ट होते हैं या बेनिफिट होते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कंपोस्टिंग इन द सोइल।